तो आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसको अगर पढ़ लिए तो कम से कम क्लास 11th की आधी फिजिक्स खत्म, ठीक। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स इन 1D, काइनेमेटिक्स इन 2D, ठीक। तो अब हम लोग शुरू करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम लोग का चैप्टर का क्या नाम है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। लेकिन इसके पहले हम लोग देखेंगे कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में क्या अंतर है। काइनेमेटिक्स अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, तो उसमें क्या बताता था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या आपकी मोशन पे है, ठीक है। और उसका पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से हम लोग क्या करते थे, उनकी डेफिनेशन से वो सब वेरिएबल फाइंड कर लेते थे, ठीक है। तो इसमें क्या बताते हैं, रेस्ट एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेस्ट एंड मोशन, सॉरी, अरे बालक, रेस्ट एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट ये रेस्ट पे क्यों है, ये रुका क्यों है, और ये गति कैसे कर रहा है, ये मूव कैसे कर रहा है, ठीक है। ये तो पता है नहीं कि कैसे वो कोई बंदा अगर कोई रुका है तो रुका क्यों है, अगर मूव कर रहा है तो मूव क्यों कर रहा है, विदाउट नोइंग इट्स कॉज, विदाउट नोइंग इट्स कॉज, कि वो कोई भी चीज़, कोई भी है जो भी ऑब्जेक्ट जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो हम लोग किस में पढ़ते थे, काइनेमेटिक्स में। लेकिन उसका बिना कारण जाने, विद द हेल्प ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन सब के हेल्प से हम लोग ने देखा कि रेस्ट और मोशन कैसे होता है। लेकिन कैसे, अब इसमें बताएगा डायनेमिक्स में क्या बताएगा, इसमें डायनेमिक्स ये क्या बताएगा, इसका कॉज बताएगा, कॉज ऑफ रेस्ट एंड मोशन। ये बताएगा कि कोई चीज क्यों मूव कर रही है या क्यों रुकी हुई है, विद द हेल्प ऑफ फोर्स, फोर्स के कारण ही ये सब होता है। तो ये डायनेमिक्स में हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप लोग ने एक शब्द और सुना होगा, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। वो का है, वो पता कर लो तुम लोग पहले, न्यूटोनियन मैकेनिक्स ये क्या बला है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या होता है। तो ये एक सवाल का जवाब है। कौन सा सवाल, वो सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, हाउ फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर रिलेटेड, कि फोर्स, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए और वो क्या करने लगे, एक्सेलरेट करने लगे और मूव करने लगे, तो ये फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे से लिंक कैसे हैं, इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। दिस was first understand by ग्रेट, क्या है, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। दिस वॉज फर्स्ट अंडरस्टैंड बाई सर आइजैक न्यूटन। तो सबसे पहला बंदा था जिसको ये सब समझ में आया था, उसी ने हम लोग को भी बताया, जिसका नाम था आइजैक न्यूटन। सो इनके नाम पे ही इसको क्या पड़ गया, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है ये कहाँ कहाँ पे अप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ पे नहीं, कुछ तो इसके होंगे। तो इसका एक्सेप्शन क्या है वो भी देख लो। एक्सेप्शन,
इफ द स्पीड ऑफ द इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट, जो भी है इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट, if the speed of the interacting object is almost equal to the speed of light. If the speed of the interacting object is almost equal to the speed of light, मतलब यदि v इक्वल है किसके, c के, c क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट और v क्या है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, v क्या है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो अगर पहला केस क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का ये हालांकि बहुत स्पीड ज़्यादा है कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, कितनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, ठीक है बहुत है। ठीक, तो उस केस में क्या होता है कि ये एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता वो बताएंगे, और अगर वो एप्लीकेबल हो गया तो उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं हम बता रहे हैं। इन दैट केस वी रिप्लेस न्यूटोनियन मैकेनिक्स टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लॉज हैं वो किस में आएंगे, मतलब इसको रिप्लेस कर देंगे किसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि किसकी है आइंस्टीन की। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इसमें नहीं, अभी मॉडर्न फिजिक्स में तनी से इंट्रोडक्शन है, बाकी तो आप लोग ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ेंगे इस चीज़ को। ऑलराइट, तो ये क्यों ऐसा करना पड़ा जस्ट बता रहे हैं। ठीक, तो आप लोग इसको नोट करें, मैं इसको इरेज करूंगा पहले। क्यों ऐसा होता है कि हम लोग जब ऑब्जेक्ट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाए, अगर उसके ऑलमोस्ट हो जाए, तो हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्यों नहीं लगा पाते, उसका कारण ये है। क्या है कि एक हम लोग के पास रिलेशन है m = m0√1 - v² इसको आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा, नहीं देखे हो तो अभी देख सकते हैं। ठीक है, ये रिलेशन है मास और रेस्ट मास के बीच में विद द रिस्पेक्ट ऑफ किसके स्पीड ऑफ लाइट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होता है, इसको मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है रेस्ट मास, बचा हुआ मास रेस्ट मास, क्योंकि जब इतनी तेज स्पीड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये मास और स्पीड क्या हो जाएंगे एक दूसरे के रिलेटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है v क्या है वेलोसिटी ऑफ द और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो पहला केस, फर्स्ट केस 1, इफ v is almost equal to c, अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो इस केस में क्या होगा, तो ये अगर मतलब c के बराबर है तो उस केस में क्या होगा, देखो अगर v c के बराबर है तो कट जाएंगे 1 - 1, ये पहले देखो 1/1 हो जाएगा। मान लो जैसे 3 लाख है तो नीचे भी 3 लाख, 3 से 3 उड़ गया, कितना बचेगा 1, 1 - 1 कितना होगा अंडा। और 0 से जब किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो रेस्ट मास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, देन m = क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, उसका मास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि वो इसके ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। ठीक, बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा, मतलब मास हो जाएगा उसको, वेट नहीं सॉरी। ठीक, तो उसका मास इस केस में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस केस में ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इसको किस में पढ़ेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। ऑलराइट। और दूसरा कि अगर बहुत कम है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग की स्पीड कितनी होगी नॉर्मल अगर पैदल चलते हैं, कितना 2 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड ऐसे चलते हैं। तो उस केस में क्या है, दूसरा केस क्या है कि v इज वेरी 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 लेस देन c, बहुत कम है। उस केस में क्या हो जाएगा, तो देखो क्या है इसमें, इसमें फिर से देखो आप लोग कि जब ये क्या है, v जो है c से बहुत छोटा, बहुत छोटा, तो यहाँ पे मान लेते हैं 0.1 होगा और इधर 3 लाख किलोमीटर। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 से ये छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा। जब छोटे से इसको डिवाइड करेंगे तो m इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एम नॉट। तो जो उसका ऑब्जेक्ट का मास है इज ऑलवेज इक्वल टू रेस्ट मास, ऑलमोस्ट इक्वल टू। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, रेस्ट मास। तो हम लोग यही वाला केस पढ़ते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, जो हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये वाला अप्लाई करते हैं। ठीक है, कि वो जो रेस्ट मास है उसका वो ताकि बना रहे, पता चला नहीं तो हम लोग अभी 5 किलो के हैं, अभी हो जाए 50 किलो के। ठीक, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक, और अगर दूसरा उसका एक्सेप्शन क्या है कि इफ वी आर टॉकिंग in the scale of atomic structure, in the scale of atomic structure, then we replace Newtonian mechanics to quantum mechanics। इसका भी नाम बता ही दिए आप हैं। तो जब हम लोग एटम के अंदर बात करने लगे, ठीक है, बहुत से स्मॉल में, क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बहुत तेजी तेजी एकदम मूव करेंगे, उस केस में इसके क्लासिकल मैकेनिक्स के मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लॉ वैलिड नहीं रहेंगे। इसको अभी आप लोग को क्लास 11th में शायद केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हल्का सा। ठीक है, और नहीं तो क्लास 12th में फिजिक्स में आओगे तो मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स, इरविन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, नाम सुने हो, हाँ, नील बोर, तो वो सब उसमें आएंगे। ठीक है, और तुम लोग का दिमाग खराब करेंगे। कहते हैं ना क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, हवा है। इसमें क्या लगता है, क्वांटम मैकेनिक्स में एक्चुअल में एक इंटरप्रिटेशन चाहिए होती है। ठीक है, व्याख्या करने के लिए। ठीक है, तो व्याख्या करने के लिए हम लोग इसको लेके आए कि ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। ठीक, तो ये अभी तुम लोग को आगे पढ़ना है, ये बहुत एकदम मस्त मजा आएगा। तो जब हम लोग बहुत से छोटे में बात करेंगे तो उस केस में भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स वैलिड नहीं रहेगी, तो उस केस में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू इसको समझेंगे। ऑलराइट, तो ये हो गया आप लोग का ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट न्यूटोनियन मैकेनिक्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा कि अगर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो उधर नहीं करना, उस केस में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे। और लेकिन अभी नहीं तुम लोग को पढ़ना, टेंशन मत लो, ये बस सिर्फ एक क्या कहते हैं कीड़ा डालने के लिए उत्सुकता, कि अभी ये सब भी है ज़िंदगी में, इनको भी पढ़ना है तो फिर बताना पड़ेगा। ठीक, और ये क्वांटम मैकेनिक्स इसका अलग ही नशा है। ठीक, तो इसको भी हम लोग को पढ़ना है, ये बहुत अच्छा है, एकदम मस्त मजा आएगा। ओके, तो ये है हम लोग का न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स ख़त्म, और इसका ये भी लिख सकते हो 1627 से 1642 में न्यूटन ने इसको सॉल्व किया था न्यूटोनियन मैकेनिक्स को, और उसने 3 लॉज दिए थे और चौथा एक और दिया था जो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना, जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर में आप लोग आगे पढ़ेंगे कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक, तो वो अलग का कॉन्सेप्ट है, अलग चैप्टर है, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा एक चैप्टर उसके बारे में। इसने न्यूटन ने अपनी जो बुक पब्लिश की थी, कौन सा थी,
न्यूटन्स प्रिंसिपिया ऐसा कुछ था, ठीक। तो उसमें इसने ये सब दिया था। ऑलराइट, ग्रेट साइंटिस्ट, जब हम लोग थे भी नहीं तो उसने छाप दिया, ठीक है। हम भी नहीं थे, दादा वादा नहीं थे होंगे। 1627 कौन सा चल रहा है वाला? 2022। वेरी गुड। तो ये हो गया क्वांटम मैकेनिक्स। अब अरे ये हो गया न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अब मुद्दा की बात क्या है कि अब हम लोग को क्या पढ़ना है? फोर्स क्या होता है। फोर्स पढ़ लिए होगे तुम लोग, होशियार हो एकदम, ठीक है। पढ़ लिए हो तो बहुत वेरी गुड। सर फोर्स होता क्या है? फोर्स क्या है? फोर्स, व्हाट इज फोर्स? पुश और पुल is known as force. Simply interaction between the bodies, interaction between the two bodies or the with the system, body with the system और environment। किसी के साथ भी हो सकता है इंटरेक्शन, कि अगर कोई दो बॉडी आपस में, जैसे ये एक है एक ये आपस में लड़े, इन दोनों के बीच में फोर्स लगा, ठीक है, पुश, और किसी को खींचे पुल, तो ये सब किसमें आ गया? पुश और पुल। ओके, अगर पुश और पुल करेंगे तो क्या क्या हो सकता है जिंदगी में, ये बताया जाए हम लोग को। अगर किसी को हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया तो क्या क्या कर सकता है? ये फोर्स क्या कर सकता है? स्टॉप समथिंग, कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई आ रहा है तेजी से, उसको हम लोग रोक सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट। और कैन मूव अ बॉडी विच इज इन रेस्ट, जो पहले से रेस्ट पे थी, हम लोग उसको मूव करा सकते हैं। कोई भाई बैठा है, एक थप्पड़ मार देंगे तो टुडो हो जाएगा सीधे, ठीक। कैन मूव अ बॉडी विच ऑलरेडी इन अ रेस्ट, विच इज इन विच इज इन अ रेस्ट। दूसरा, हम लोग अगर किसको, ब्लैक स्मिथ, लोहार, हथौड़ा मारता है, लोहा पे गर्म करके उसका क्या कर देता है? आकार बदल देता है, ठीक है, कालिया कातिया वाला, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि टू चेंज द शेप ऑफ बॉडी, टू चेंज द शेप ऑफ बॉडी। दूसरा, we can change direction, we can change the direction of body, direction of body। ऑलराइट, हम लोग डायरेक्शन भी बदल सकते हैं, ठीक। क्यों? ये हम लोग के पास एक क्या है? सरफेस है, ठीक है, ऐसी सरफेस बनेगी। अब एक मास है, इस मास को हम लोग को इस तरफ वेलोसिटी देनी है। तो अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे एक सवाल कि बताएं इसमें किस तरफ से फोर्स लगाया जाए कि ये बंदा इस डायरेक्शन में मूव करे। आप कहोगे कि क्या बगैती कर रहे हैं आप, हैं? इतना सरल सवाल, बताएं किधर, इधर 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 किस तरफ फोर्स लगाएं कि इसकी वेलोसिटी उस तरफ हो जाए, उधर एक्सेलरेट करे। सिंपल सी बात है। इधर तो लगाओगे नहीं, इधर भी नहीं लगाओगे, नहीं तो उधर चल जाएगा। मतलब इस डायरेक्शन में हम लोग को फोर्स अप्लाई करना होगा। तो मतलब क्या है, फोर्स के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी चाहिए होगा। तो ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा? इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। ये तो जैसे हमको पता ही नहीं था। इसकी एसआई यूनिट न्यूटन, चचा के नाम पे। और सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक। ये सब हो गया, काम खत्म। ये हो गया फोर्स का। अब कितने टाइप के फोर्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, ये पढ़ना है हम लोग को कि कितना फोर्स हो सकता है। फोर्स कितनी होती है, जितना गिनते रहो, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम लोग को कुछ काम की ही पढ़नी है बालक।
और ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी पे फोर्स लगा रहे हों तो वो बंदा मूव ही कर जाए। जैसे अब दीवार है सामने, तो दीवार पे हम क्या किए, फोर्स लगाए, या बोर्ड पे फोर्स लगाए, ये तो उधर तो नहीं निकल गया पड़ोसी घर पे, ऐसा हो तो कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब हम फोर्स अप्लाई करें तो वो मूव करे। ठीक, वो रुका भी रह सकता है। जैसे हम लोग अभी फ्लोर पे खड़े हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हम लोग को नीचे घुस जाना चाहिए ज़मीन फाड़ के एकदम, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, आगे बताने वाला हूँ। बस इतना याद रखो कि जब फोर्स लग रहा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बंदा मूव ही करेगा। ओके, और फोर्स लगाने के लिए एक दूसरे को टच करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। काहे, ये क्या हो गया, तो हम लोग उसको पुश और पुल कैसे करेंगे। शाबाश मेरे शेर, उसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, ये कितने टाइप की होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, तो जनरली हम लोग 4 टाइप में, कौन सा, पहला नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक, इसमें कौन कौन सी हैं, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अर्थ है, सन की तरफ चक्कर लगा रही, ठीक है, तो हम लोग एक दूसरे पे क्या है, कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन तब भी फोर्स लग रहा है। ठीक, तो उस केस में क्या हो जाता है, जैसे सपोज करो एक ये बॉडी है एम, एक ये एम, इन दोनों के बीच आर डिस्टेंस है, तो उस केस में F इज इक्वल टू कितना होता है, G m1m2/r²। ये भी आप लोग पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल चैप्टर है आप लोग तुम्हें आगे। ठीक, G के वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, Fr² ये नीचे आ जाएगा। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स ई होता है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी सेम ही होता है, F इक्वल टू के Q1Q2/r²। इसको भी अभी आप लोग पढ़ेंगे, सेम इधर क्या है, 2 चार्ज होंगे, अभी इसमें क्या था, मास था, इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन डिस्टेंस थी, इस केस में क्या हो जाएगा, 2 चार्ज हो जाएंगे। और ये के अभी हम लोग इसके बारे में क्लास 12th में ही तो भैया पूरा भरा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर दोनों पढ़ लिए, मैं कह रहा हूँ कि 70% चैप्टर खत्म, 50% मतलब 60% पूरा क्लास 12th का सिलेबस ही खत्म। तो ये है हम लोग का, इसको क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट, ये आप लोग अभी पढ़ेंगे। क्लास 12th में है ये वाला, 12th में है ये वाला, 11th में ये आगे पढ़ोगे अभी। तीसरा मैग्नेटिक फोर्स, ये भी क्लास 12th में ही है। ठीक, मैग्नेट में क्या होता है, 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। सिंपल सी बात है। ये हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो इनमें अभी इस चैप्टर में हम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। दूसरा क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स, जब एक दूसरे के हम लोग कॉन्टैक्ट में आए तो जो फोर्स लगे वो हम लोग को इसमें पढ़ना है। जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या लग सकता है, नॉर्मल, टेंशन और फ्रिक्शन। ठीक, तो ये सब हम लोग को पढ़ना है इसी चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से। ऑलराइट, तीसरा वीक फोर्सेस, इसमें क्या आती हैं, वंडर वॉल फोर्सेस, ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको। ऑलराइट, चौथा न्यूक्लियर
फोर्स। ये क्या बोला है, जब एक एटम है उसमें 2 प्रोटॉन है, ये प्लस प्लस चार्ज है, इसको क्या करना चाहिए, खूब सारा है प्रोटॉन, इन दोनों को क्या करना है, इन सबको क्या करना चाहिए, एक दूसरे से रिपेल करना चाहिए। और जब रिपेल करेंगे तो इन लोग को, एटम को अनस्टेबल कर देना चाहिए। ठीक है, तो वो एटम स्टेबल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी एटम स्टेबल है क्योंकि उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स है। इसको आप लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से, फिजिक्स में ही। ओके, तो ये हो गया आप लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। होती बहुत फोर्स। ठीक है, तो इसको क्या, लेकिन सब लोग जनरली 4 तरीके से पढ़ते हैं। और जो एक स्टीफन हॉकिंग थे, उनने क्या किया था, तो वो बोल रहे थे कि नहीं, कोई ऐसा एक फोर्स है जो कि इन सब फोर्स को उस फोर्स से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, एक उनके पे मूवी भी बनी, देखना आप लोग, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग करके। क्या मतलब, बंदा था इतना परेशानी के बाद भी बंदा रुका नहीं। तो ये हो गया आप लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। तो अब हम लोग एक एक करके इन तीनों को पढ़ लेते हैं। फ्रिक्शन अभी आगे आएगा, वक्त लगेगा, लेकिन नॉर्मल, टेंशन, ये सब वेट वगैरह पढ़ लेते हैं इसी में। ठीक, तो आप लोग इसको नोट करें और हम लोग आगे चलते हैं, प्रस्थान करें इतनी। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं वेट क्या होता है। वेट क्या, किसी का वेट करना, इंतजार है, नहीं भैया ये क्या बोला वेट क्या होता है, क्या होता है बताया जाए हमको। एक्चुअल में अर्थ हम लोग की कैसी है, इलिप्टिकल है, जियोड है, मतलब कि ऐसा सीधा सीधा नहीं है, इस तरह की इलिप्टिकल पाथ में। ठीक है, गड्ढा खाई गड्ढा खाई गड्ढा खाई, लेकिन हम लोग ऐसा मान सकते हैं अभी यहाँ पे। ओके, अगर कोई मास यहाँ पे रखा हुआ है तो ये क्या करेगा, इस पे पता है, mg एक्ट करेगा। कैसे, क्यों, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू acceleration due to gravity which always acts towards the, बहुत मैंने which, इसको पॉइंट बनाओ, always acts towards the center of earth, ये हमेशा अर्थ के सेंटर पे ही लगेगी। जैसे एक यहाँ पे रखा है, ठीक है, कुछ m का, ये हमेशा सेंटर से, सेंटर कहाँ है इसका, चलो गड़बड़ी, ये सेंटर है, इधर आएगा। कुछ भी यहाँ पे अगर रखा है तो हमेशा जो फोर्स होगी वो सेंटर से ही लगेगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका कुछ नियम कानून है, ये तो पढ़ के आए होगे तुम लोग 9th में, W=mg। फोर्स क्या होता है, ma, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, F=mg। और F क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी वेट क्या होता है, तो तुम लोग पढ़े हो ना, वेट = मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पढ़ा हो ना बालक, कक्षा 9 में पढ़ाया गया था ना तुम लोग को। ओके, तो लेकिन मुद्दा की बात ये है क्या कि कुछ इसमें एजम्पशंस थे। जब ये सब लिखा गया तो क्या था, एजम्पशंस। पहला क्या माने थे, जैसे कि एजम्पशंस मतलब क्या होता है, मान लें अगर आप लोग को हमारी थ्योरी लगानी ही है तो ये हमारे शर्तें हैं, अगर ये शर्तों को आप मान रहे हैं तो आप इसको, इस थ्योरी को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कैसे, से पापा आपको कुछ काम करने को बोले तो आप बोलोगे कि मैं इतना ही करूँगा, इसके बाद नहीं करूँगा, तो फिर कुटाई हो जाएगा, उधर एजम्पशन नहीं लगेगा। तो एजम्पशंस में शुरू करते हैं। पहला एजम्पशंस क्या है, अर्थ
considered to be flat for small stretch, for a small stretch। एक छोटे से लिए मतलब एक छोटे से जगह के लिए अर्थ को हम लोग क्या कर समझ लेंगे, फ्लैट। फ्लैट मतलब ताकि जो जी की वैल्यू है वो वेरी ना करे, ठीक है। अगर नहीं तो जी की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, क्योंकि इधर की क्या होता है, इधर रेडियस ज़्यादा इधर कम होता है। इधर अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोमीटर, मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रहा है, 45 किलोमीटर शायद इधर ज़्यादा होता है, ठीक। तो अगर इधर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इधर क्या होगा, जी इक्वल टू क्या होता है, GM/r²। अगर इधर रेडियस ज़्यादा है तो अगर इधर रेडियस ज़्यादा है तो बच्चा इधर फोर्स कम लगेगा। इक्वेटर पोल हम सुने हो ना, शाबाश। तो उस केस में क्या होगा कि अगर एक जगह पर रहेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब द वैल्यू ऑफ जी इज यूनिफॉर्म। ड्यू टू दिस the acceleration due to gravity can be uniform or be uniform रहेगी। ओके, ये है इसमें कि हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ जी, हम लोग क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, ज़्यादा नहीं, 9.8, और जो कि हमेशा सेम रहे स्मॉल स्ट्रेच के लिए। मतलब जैसे ये घर है, इधर मैं खड़ा हूँ, इधर तो कोई गड्ढा नहीं है, हम लोग इसको फ्लैट कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा एवरेज लेंगे तो बेंड करेंगे, गड्ढे भी होंगे, ठीक। तो गड्ढा होगा तो उधर रेडियस कम हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, मुद्दा की बात। ओके, तो ये हो गया वेट के बारे में। ऑलराइट, वेट हमेशा कैसा एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। बेक मेरा सवाल कुछ भी है, जैसे ऐसा भी हो सकता है, ये वेट है m, तो ये हमेशा नीचे mg, हमेशा नहीं, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। वो अर्थ हम लोग सरफेस बना लिए। एक ये है, क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। कितने एंगल पे इंक्लाइन है, थीटा एंगल पे, और यहाँ पे एक मास रखा है कोई m मास का, ठीक है। तो इसमें हमको बताया जाए वेट कितना, किधर, कहाँ, कैसे, क्यों होगा। इसमें वेट बनाओ, ड्रॉ करो, क्यों कर लिए, पक्का। इसमें ग्रेविटी का किधर एक्ट करेगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, डाउन, नीचे। तो जब ये नीचे आएगा तो जी देखो ये 2 डायमेंशन में है, ठीक है। इसमें सीधे नहीं तो ये कुछ एंगल पे है ऐसे। अब जब एंगल पे है तो इसका ग्रेविटी ऐसे आएगा, टेढ़ा सा। जब टेढ़ा से आएगा तो ये 2 डायमेंशन में होगा, कुछ एक्स में होगा, कुछ वाई में होगा। तो अब हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, 2 कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा। तो ग्रेविटी, अभी ऐसा कॉन्सेप्ट जस्ट हम लोगों ने किस में पढ़ा है, इस पे पढ़े हो बालक, जस्ट काइनेमेटिक प्रोजेक्टाइल मोशन पे इसको पढ़ाया गया है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो इसमें ग्रेविटी किधर है, नीचे में एक्ट कर रही है। तो जब नीचे एक्ट करेगी बालक तो इसमें 2 कंपोनेंट बनेंगे। एक भाई इधर होगा, ये एक्स एक्सिस इसकी, इसी के अपोजिट, और एक इधर 90 डिग्री पे इसके, इसको ऐसे कंपोनेंट में बना सकते हैं। अब ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, इसको देखो, इधर जी लगेगी। अब ये 90 है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला 90 माइनस थीटा। अब इसमें देखो, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा, थीटा। और जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, जी कॉस थीटा, और इधर जी साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इधर एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा।
तो ये दो कंपोनेंट में लगेगा, इसको वेक्टोरियली रिप्रेजेंट और यू कैन से रिजॉल्व कर दिया गया है दो कंपोनेंट्स में। क्वेश्चन करने में आगे आप लोग को आसानी मिलेगी, बताऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेना किसी बात का भाई के रहते हुए, ठीक। तो ये हो गया वेट। इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉर्मल। हाउ क्या है नॉर्मल? नॉर्मल क्या है? जैसे वेन एवर वी आर इन कॉन्टेक्ट विथ सरफेस और एनीथिंग, मैं यहाँ पे सरफेस लिखे दे रहा हूँ, कॉन्टेक्ट विथ सरफेस, वी पुश और प्रेस, मतलब हम लोग उस पर पुश मतलब धक्का देना, पुल मीन्स खींचना, पुश और प्रेस। जब भी हम किसी पे कांटेक्ट पे आते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं? पुश करते हैं। उदाहरण जैसे ये क्या है? सरफेस। ये क्या है? एक एम मास का बंदा है और ये क्या है? हम लोग की सरफेस है, ये ब्लॉक है कुछ भी। अब ये क्या करेगा? नीचे पुश करेगा, ठीक है। इसमें कितना लगेगा? mg फोर्स लग रहा है। अब नीचे mg फोर्स लग रहा है तब भी ये नीचे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि सरफेस है, जितना फोर्स चाहिए उतना नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या, अगर मैं इस दीवार को उधर धक्का दे रहा हूँ और ये दीवार मूव नहीं कर रही है तो इसका मतलब उधर से भी कोई फोर्स लगा रहा है। सिंपल सी बात है कि अगर एक रस्सी है, हम उसको खींच रहे हैं और वो रस्सी वाला बंदा जो है हम लोग की तरफ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो वाला भी खींच रहा है। रस्सी वाला उसमें अलग हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, लेकिन उदाहरण समझिए। दीवार पे हम लोग धक्का दे रहे हैं, ठीक है, और फ्लोर पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लग रहा है, लेकिन हम लोग उधर नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल लगा रहा है। ये क्या करेगा? ये भी एक फोर्स, नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल फोर्स जब लगा तो फोर्स पेयर में होगी, तो ये वाला बंदा क्या है? नॉर्मल। ये किसने लगाया है? प्लेटफॉर्म, इसको प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। प्लेटफॉर्म ने किस पे लगाया है? ब्लॉक पे। ये क्या है? एक ब्लॉक है। नॉर्मल बाई प्लेटफॉर्म इन ऑन ब्लॉक, फोर्स बाई प्लेटफॉर्म ऑन द ब्लॉक। ये किस पे लगा है? ब्लॉक पे, ठीक है, परपेंडिकुलरली। और तो अब ये ब्लॉक भी लगाएगा इस पे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर। तो ये हम लोग अभी न्यूटन थर्ड लॉ नहीं पढ़े, लेकिन इतना तो पता है, ये कक्षा 9 में पढ़ा है ना कि एवरी एक्शन एनर्जेट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी को एक थप्पड़ दोगे तो वो भी दे सकता है, देगा ही। अब तो ये भी लगाएगा एक ब्लॉक, ये भी इस पे, तो ये वाला क्या हो जाएगा? नॉर्मल ऑन प्लेटफॉर्म बाई ब्लॉक के द्वारा प्लेटफॉर्म पे लगाया गया, ठीक है। तो मुद्दा की बात ये है कि ये दोनों कैंसिल क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये अलग सरफेस पे है, ये अलग सरफेस पे है, ठीक है। ये ब्लॉक पे लग रहा है, ये सरफेस पे लग रहा है, ओके। तो ये नॉर्मल लगाएगा, तो इसका मतलब क्या है? देन अ फोर्स एक्ट्स perpendicularly to the surface called normal, and along the surface, यही समझना, along the surface it is known as, बहुत important, known as friction। नॉर्मल क्या है? हमेशा परपेंडिकुलरली लगेगी, और जो along द सरफेस इधर, उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन, जो कि आगे हम लोग
डिटेल में पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छे से। तो पहला पॉइंट इसमें क्या याद रखना है, पॉइंट्स रिमेंबर, क्या याद रखना है, रिमेंबर। पहला पॉइंट हम लोग को क्या याद रखना है इस केस में कि नॉर्मल फोर्स इज अ पुशिंग फोर्स, पुश करेगा, नॉर्मल इज अ पुशिंग फोर्स। दूसरा, इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पे भी कांटेक्ट आया वहाँ पे नॉर्मल लगा। तो अब हम आप लोग को देंगे दो सवाल बेहतरीन। पहला सवाल ये रहा, एक ब्लॉक है, ठीक है, इस पे बताया जाए नॉर्मल। दूसरा भी दे दें। ये क्या है, एक यहाँ पे सरफेस है, इस पे बताएं। तीसरा का कुछ भी, इस पे बताएं नॉर्मल। तीनों पे नॉर्मल बताया जाए। तो जहाँ जहाँ पे कांटेक्ट होगा वहाँ पे नॉर्मल होगा, ठीक। ये यहाँ पे पहला कर लिए हो गए आप लोग, नहीं किए तो फिर से देखो। ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल, हाई परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल। ये यहाँ पे क्या है, जब भी सर्किल में होगा तो कहाँ से जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर नॉर्मल। इधर आओ, ये क्या है, सरफेस, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ओके। यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, पर ऑलवेज रिमेंबर इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जहाँ पे भी कांटेक्ट होगा, कितने भी जगह पे कांटेक्ट हो सकते हैं, 18 जगह, तो 18 जगह पे होगा तो 18 जगह पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ऑलराइट, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जैसे ये एक ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, तो ये नॉर्मल लगाएगा, ये उस पे लगाएगी, ये सरफेस पे लगाएगा, सरफेस ब्लॉक पे लगाएगी, इस वाले पे सेम, ये इस पे लगाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इधर भी दोनों टच हैं, तो एक बार ये इस पे लगाएगा तो रिप्लेस में ये हो देगा प्रसाद। फिर इस केस में देखो, ये लगाएगा, इस केस में इस वाले ब्लॉक के लिए बी वाले के, तो बी वाला क्या करेगा, ए पे लगाएगा, लेकिन रिवर्स वाला भी तो इसको मिला है तो वो भी देगा। तो फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये हो गया आप लोग का, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो नॉर्मल। तो नॉर्मल आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे टेंशन की तरफ, टेंशन लेंगे ज़िंदगी में और टेंशन देंगे अभी तुमको। चले हम लोग देखते हैं टेंशन क्या होता है। टेंशन कौन सा, जिंदगी में जो टेंशन है तुम लोग पे, टेंशन किस में प्रोड्यूस होता है, किसमें, पहले इसका डेफिनेशन लिख दे। रस्सी हो गया, रोप में हो गया, चेन में हो गया, स्ट्रिंग में हो गया, रॉड में हो गया, उस सब में क्या प्रोड्यूस होता है, टेंशन। लेकिन होता क्या है, इट इज एन इंटरमोलिकुलर it is an intermolecular force between the atoms of the string, rod, chain, कुछ भी। जैसे ये क्या है, एक पुली है, ठीक है, इस पे ब्लॉक, ये एम मास का, ये एम ए, ये एम बी मास का, ये इस पे लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही ये स्ट्रेच रहेगा, जब भी ये स्ट्रेच रहेगा तो टेंशन फोर्स
एक्टिवेट, सीधे एक्टिवेट होगी और बताएगी कि बेटा नहीं ना ना ऐसा नहीं। पहला इसमें पॉइंट क्या याद रखना है, क्वेश्चन भी करते चलेंगे, डोंट वरी। इट इज tries to reduce the length of the string। पहला कि ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ को कम करना चाहेगी हमेशा। जैसे ये इसको इधर खींच रहे हैं तो ये क्या करेगी कि एक दूसरे को कहेगा कि इन दोनों की दूरियां घट जाए, थोड़ा सा पास पास रहे, जो उनकी लेंथ है वो रिड्यूस हो जाए। तो लेंथ रिड्यूस करने के लिए क्या करना होगा, अगर ये इधर लग रहा है तो इसको इधर लगना होगा, और ये एंड्स पे ही लगेगा, टाइड एंड्स, जहाँ पे लास्ट में यहाँ पे बीच उससे कोई मतलब नहीं। तो ये ऐसा मतलब अगर ऐसा है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये देखो रिड्यूस, लेंथ को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। अगर मुद्दा की बात है, अगर ये ऊपर लगता और ये नीचे लगता तो इस केस में क्या है, अगर ये ऊपर लग रहा है तो ये नीचे लगेगा। इस केस में क्या है, ये लेंथ को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, लेकिन टेंशन क्या करता है, ट्राई टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो जब स्ट्रिंग की अगर लेंथ को हम लोग को कम करना है तो फोर्स ऐसे लगेगा ना कि ऐसे। तो इसीलिए दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है। इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे जहाँ पे भी, ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट। ओके, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट। यहाँ पे चाहिए इससे दूर, 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 जिस भी जगह पे चाहिए दूर 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 जाता हुआ, ये इस पॉइंट पे इससे दूर जा रहा है, इधर इससे दूर जा रहा है। ठीक, सिंपल। तीसरा, ये जो हम लोगों ने कंसीडर किया है ये कैसी है, फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पुली। frictionless and massless pulley। if frictionless or massless pulley is present, then if string is same, then tension remain same। कक्षा में तो सेम प्रॉब्लम रहेगी, रिमेन सेम। दूसरा, स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज। मतलब ये का मतलब, ये देखो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई, तो अगर ये टी है, ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी। ओके, अगर ये यहाँ पे दो जगह पे क्यों ये बनी, मुद्दा की बात। अब अगर इसको कोई नीचे mg से पुल कर रहा है, mg से कोई पुल कर रहा है, तो इसका मतलब ऊपर इसको कोई पुल कर रहा है, नहीं तो ये नीचे गिर जाता। तो ऊपर कौन पुल कर रहा है, टेंशन। टेंशन इधर प्रोड्यूस हो गए तो एक्शन रिएक्शन पेयर, तो एक अगर इधर है तो दूसरा उसके अपोजिट होगा। ये कॉन्सेप्ट था। ओके, बताते गए नहीं तब था। तो स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज। अगर ये तो बात हो गई फ्रिक्शनलेस मासलेस, ये आपको 99% केस में ये मिलेगी आपको, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। अगर नहीं भी लिखा तो इसका मतलब ये है। अगर ये फ्रिक्शनलेस मासलेस नहीं है पुली, तो वो साफ साफ बता देगा क्वेश्चन में कि बालक ऐसा ऐसा है और टेंशन इतना है। ठीक, तो तुम लोग लिख लोगे। अगर मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली नहीं है तो उस केस में तो टेंशन जो होगा, चेंज एट एवरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंशन हमेशा चेंज होगी। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ये क्या कर सकता है, सिर्फ पुल कर सकता है, किसी को पुश नहीं कर सकता। सिर्फ ये क्या करेगा, खींचेगा किसी को भी।
अगर इन दोनों के बीच में स्लैक आ गया, स्लैक मतलब कुछ मुड़न, रस्सी जो है हम लोग की ढीली है, टाइट नहीं है, कैसे, जैसे एक ये ब्लॉक है और एक ये, इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ है, इस सरफेस है, तो ये अगर हम लोग इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये इस पर भी नहीं लगेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, स्लैक है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। अगर हम लोग को फोर्स चाहिए, टेंशन अप्लाई होना है, जब भी स्ट्रेच होगा तो टेंशन लगेगा, ठीक है, तो वो उन दोनों के बीच में स्लैक नहीं होना चाहिए, मुद्दा की बात। दूसरा सवाल बताएं अब आप, एक ये स्ट्रिंग है जैसे, तो इधर भी टेंशन अलग, इधर भी टेंशन अलग, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग सेम है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, तो स्ट्रिंग सेम, टेंशन रिमेन सेम। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये यहाँ पे क्या है, पुली है, फिर यहाँ पे एक पुली है, मस्त सवाल बना रहे हैं, यहाँ पे क्या है, दूसरा मास लगा है, अब ये यहाँ से एक यहाँ पे फिर से एक पुली लगी है और ऐसा कुछ है। ये पुली वाले सवाल, ठीक, ये क्या है, एम पी, इसको मान लेते हैं क्यू, क्यू जी, एम जी, वेट होगा ये, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी। अब इसमें क्या है, पहला हम लोग को क्या याद रखना है, ये स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3, 2 है, 1 2 और एक ये तीसरी, ये चौथी, 4 स्ट्रिंग हम लोग को दिख रही हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस पॉइंट पे, इधर टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, इस पे अवे फ्रॉम द पॉइंट, इसको टी टी, वेरी गुड। इस पॉइंट पे आओ, अवे अवे। अब इस पे आते हैं, इस जगह पे, यहाँ पे ये टी हो गया, तो इसको मान लेते हैं T1, तो यहाँ पे भी T1 1 है। अब ये स्ट्रिंग सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे भी T1, यहाँ पे भी T1, ये यहाँ पे आके इधर भी स्ट्रिंग सेम है, मतलब इधर भी T1, इधर भी T1, और फिर इधर भी सेम है, भाई भी T1 और ये भी T1। ये क्या है, पी क्यू, ये क्यू है ना, तो क्या हो जाएगा, क्यू जी, और ये एम जी, और ये पी जी, ये सब क्या है, पी एम क्यू एन, मास, वेट है, वेट, ठीक है। अब एक स्ट्रिंग इधर बची, तो एम है, तो ऊपर टेंशन कुछ भी T2, और एक इधर इसके अपोजिट। इस तरह टेंशन हम लोग बनाना है, ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट, इससे हम लोग किसी को पुश नहीं कर सकते, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ये क्वेश्चन एक आया था, क्या TGT वाले पे आया था, मास्टर्स वाले पे, जो मास्टर बनते हैं कक्षा 10 तक ना, उनके में आया था, ठीक, तो आप लोग इसको याद रखें, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, कल के वीडियो में क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम, इन सब का FBD कैसे बनाना है, ठीक, क्या होता है FBD, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। अब आप लोग हमें इजाज़त दें, अब हम भी लोग फूटे, धन्यवाद।